हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एम्पेयर सर्किटल लॉ। इससे पहले हमने बायट सावर्ट लॉ पढ़ा था। बायट सावर्ट लॉ एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बताता है। अब एम्पेयर सर्किटल लॉ का क्या एप्लीकेशन है और ये बायट सावर्ट लॉ की जगह हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या कहाँ पर आपको बायट सावर्ट लॉ यूज़ करना है, कहाँ पर आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज़ करना है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका स्टेटमेंट पढ़कर आप कहीं ना कहीं इसको गॉस लॉ से रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गॉस लॉ और ये वाला लॉ जो है काफ़ी हद तक सिमिलर है। बट गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में कुछ और होता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो अभी अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ बिल्कुल नहीं बोलना है। बच्चे ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि अगर एग्जामिनर उनसे पूछते हैं प्रैक्टिकल में, वाइवा के टाइम पे अगर ये पूछते हैं कि व्हाट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो बच्चे एम्पेयर सर्किटल लॉ बोल देते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ बिल्कुल नहीं बोलना है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म दूसरा होता है और वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ, बायट सावर्ट लॉ और फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल कहता क्या है, क्या स्टेटमेंट क्या है उसकी। तो स्टेटमेंट जानने के लिए या स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने रीड कर देता हूँ। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड इन दैट लूप। क्या मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, और इसका लाइन इंटीग्रल क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हुआ। ये जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डीएल, डीएल का मतलब लेंथ के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन। ठीक है। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल मतलब हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड इन दैट लूप। ठीक है। आई, इसको हम आई टोटल लिख देते हैं, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि करंट हमेशा हमें टोटल करंट ही लेनी है। जो भी करंट होगी उस मतलब अगर एक लूप होगी तो मतलब अगर एक लूप होगा तो एक बार आप करंट अज्यूम करोगे, दो हो गए तो दो बार आप करंट अज्यूम करोगे। जितने जितने लूप के अंदर करंट, जितनी करंट लूप के अंदर होगी उसका टोटल ही हमें लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, लूप के अंदर जितनी भी करंट होगी उसका टोटल हमें लेना है। फॉर सपोज हमारे पास ये लूप है, ये फॉर सपोज ये हमारे पास लूप है, इसके अंदर से ये एक करंट है, एक करंट पास हो रही है, ये एक और करंट आ गई इसके अंदर, और ये इसके अंदर से एक और करंट आ गई। तो टोटल करंट कितनी हो गई लूप के अंदर? ये लूप है, ये जो क्लोज लूप है, इस लूप के अंदर से टोटल करंट कितनी हो गई? आई, आई और आई कितनी हो गई? 3i। तो आपको आई नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? आपको 3i लेना है, क्योंकि लूप के अंदर जो टोटल करंट एनक्लोज्ड है, तीनों में सपोज आई करंट फ्लो हो रही है। ये देखिए, ये तीनों यहाँ पर तीनों पेंसिल और ये लिए है मैंने, और ये सपोज ये तीनों इस लूप के अंदर है और तीनों में आई करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो आपको आई टोटल लेना है वो क्या लेना है? वो 3i लेना है, आई नहीं लेना है। आई कब लेंगे? जब तीनों में से सिर्फ एक रह जाएगा। ये अब आप क्या लोगे? टोटल करंट आई। अब सपोज यहाँ पे एक की जगह दो कंडक्टर्स आ गए, तो आप आई क्या लोगे? आई लोगे आप 2i। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि टोटल करंट ही हमेशा आपको कंसिडर करनी है। क्लोज लूप के अंदर जो भी टोटल करंट है वो आपको कंसिडर करनी है। तो ये कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड इन दैट लूप। ठीक है। और ये जो क्लोज लूप है इसको अपन बोलते हैं द क्लोज लूप इज कॉल्ड, द क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप। जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस आप बनाया करते थे किसी भी चार्ज के अराउंड, जिस चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती थी वहां पर आप गॉसियन सरफेस बनाते थे। यहां पर हम क्या करेंगे, जहां से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी उस कंडक्टर के चारों तरफ आप क्या बनाओगे? आप एक एम्पेरियन लूप बनाओगे। मैं इसको गॉस लॉ से कंपेयर कर रहा हूं, बट दिस इज नॉट गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म दूसरा होता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। बच्चे इसको
गॉस अगर एग्जाम में पूछा जाता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म तो बच्चे एम्पियर सर्किटल लॉ लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि गॉस लॉ से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट इक्वलेंट टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और आपको क्या करना है, आपको पी पॉइंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, हमें एक गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाना होता है कि वो जो पॉइंट है वो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आ जाए, एग्जैक्टली ऑन द सरफेस आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप हम बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे कि जो पॉइंट है पी पॉइंट ये उस लूप के ऊपर आ जाए। तो किस तरह से बनाना है आपको, सपोज ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो है a, और आपको एक एम्पेरियन लूप बनाना है, इस तरह से बनाना है कि जो p पॉइंट है इस लूप के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो p पॉइंट है इस लूप के ऊपर आ जाए। ये जो लूप मैंने बनाया है इस कंडक्टर के चारों तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरियन लूप बोलते हैं। और इस कंडक्टर से करंट कितनी फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको टोटल करंट कंसीडर करना होता है, लूप के अंदर टोटल करंट कितनी है। तो लूप के अंदर अभी टोटल करंट कितनी है, सिर्फ I करंट टोटल है लूप के अंदर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही कंडक्टर है। 2 या 3 या 4 कंडक्टर होते तो हम I को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक कंडक्टर है, तो I कितना अज्यूम किया जाएगा, I जो टोटल करंट है वो I ही अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या कर रखा है, आपने इस करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रखी है। बायट सावर्ट लॉ से याद करिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, कितनी कैलकुलेट करी थी, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करी हुई है, किसकी वजह से, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान रहे हैं, इसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली हुई है म्यू नॉट I अपॉन 2πr, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो बायट एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ एक बार हम प्रूव करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस में हम एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे। तो पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, कि एम्पेयर ने जो लॉ दिया है वो सही दिया है नहीं दिया है, तो उसको हम एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। क्या बोला है एम्पेयर ने, एम्पेयर ने बोला है B डॉट dl म्यू नॉट I के इक्वल होना चाहिए। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे P डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इससे P डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट I अपॉन A डिस्टेंस पर, यानी P पॉइंट पर, और A डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट I अपॉन 2πa। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द कंडक्टर। और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है। तो हमने बायट सावर्ट लॉ को यूज करके ये कैलकुलेट करा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आता है इंटीग्रेशन। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने लिख दी। मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ, डिस्टेंस अगर सेम रहेगा इस लूप पर कहीं पर भी ये पॉइंट P पॉइंट, मतलब P पॉइंट यहाँ पर है, Q R S लूप पर कोई भी आप पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2πa ही रहेगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट है और डिस्टेंस इसके चारों तरफ जो डिस्टेंस है, क्योंकि लूप जो है सर्कल है और डिस्टेंस जो है किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी, तो हर जगह रेडियस सेम रहेगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम रहेगी, तो इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रख दिया और यहां पर लिख दिया हमने dl किसका इंटीग्रेशन होता है, वहां पर गॉस थ्योरम में हम ds करते थे। ds किसका सरफेस इंटीग्रल होता था, गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल होता था। वैसे ही dl जो है ये किसका इंटीग्रल होगा, ये एम्पेरियन लूप का इंटीग्रल होगा, एम्पेरियन लूप का लाइन इंटीग्रल। तो क्या है एम्पेरियन लूप की लेंथ, एम्पेरियन लूप की जो लेंथ है वो है इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप। सर्कमफेरेंस कितना है इस लूप का, इस लूप का सर्कमफेरेंस है 2πa, क्योंकि रेडियस a है। तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो b डॉट dl किसके इक्वल आ गया, b डॉट dl आ गया म्यू नॉट I के इक्वल। तो यही तो एम्पेरियन
एम्पियर्स लॉ ने कहा था, यही एम्पियर्स लॉ ने कहा था। क्या कहा था एम्पियर्स लॉ ने? कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप, यानी इस क्लोज लूप में, ये जो क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप के इस क्लोज लूप का जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस क्लोज लूप का जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डी एल, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एंक्लोज्ड इन दैट लूप। इस लूप के अंदर टोटल करंट कितनी है? इस लूप से सिर्फ आई करंट पास हो रही है। मान लीजिए 2 कंडक्टर होते, 3 होते, 5 होते, 10 होते, एन होते, तो हम उसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ कितनी है? यहाँ पर सिर्फ आई करंट है, इसीलिए टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। हेंस एम्पियर सर्किटल लॉ इज प्रूव्ड। ये एम्पियर सर्किटल लॉ का मैंने प्रूफ आपको बताया कि एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स का लॉ जो हमने पढ़ा वो सही है या नहीं है, तो उसको हमने एक बार प्रूफ करके देखा और हमने देखा कि एम्पियर का लॉ जो है बिल्कुल यूजफुल है। हमने उसको प्रूफ करा एग्जैक्टली जैसे एम्पियर ने बोला था वैसे ही हमारे पास रिजल्ट आया। ठीक है, तो अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि आपने बायट सावर्ट लॉ से किया था, थोड़ी लंबी हुई थी उसकी डेरिवेशन। अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ से हम कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। वहां पर हमने क्या करा था? वहां पर हमने किसी भी लेंथ के लिए कैलकुलेट करा था, बट यहां पर हमारे पास एक कंडीशन स्पेसिफाइड हो जाती है कि कंडक्टर की लेंथ कैसी है? कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है। अगर कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ, बायट सावर्ट लॉ दोनों लगा सकते हो। बायट सावर्ट लॉ से डेरिवेशन थोड़ी लंबी होती है, बट एम्पियर सर्किटल लॉ से बहुत इजीली हम इसको कर लेंगे। तो एप्लीकेशन में देखते हैं स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, अभी लिख देता हूँ कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग, पहले हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अज्यूम करते हैं। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अज्यूम किया, और फॉर सपोज आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसकी वजह से। तो आपको क्या करना है? आपको एक एम्पेरियन लूप बनाना है। इस तरह से आपको लूप बनाना है कि जो पी पॉइंट है ये कहां पर आ जाए? ये जो पी पॉइंट है ये लूप के ऊपर आ जाए। तो आपने एक एम्पेरियन लूप बना दी इस तरह से कि जो पी पॉइंट है ये लूप के ऊपर आ रहा है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड इन द लूप। फॉर सपोज यहाँ पर इस कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रही है, तो टोटल करंट लूप के अंदर कितनी हो गई? टोटल करंट लूप के अंदर हो गई आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता नहीं है कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल का लाइन इंटीग्रेशन आप करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा डीएल का इंटीग्रेशन? डीएल का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई। फॉर सपोज ये जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस है आर। पी पॉइंट का डिस्टेंस कंडक्टर से आर है, तो ये जो एम्पेरियन लूप बनेगा इसका जो रेडियस है वो क्या होगा? उसका रेडियस आर होगा। तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। टोटल करंट एनक्लोज्ड इन द लूप कितना है? आई है। तो अब बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखिए कितना इजीली, बहुत इजीली हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, जबकि बायट सावर्ट लॉ में यही डेरिवेशन काफी लंबी हो रही थी, एक पेज की हो रही थी। बट एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हमने क्या करा? हमने बहुत इजीली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे पास है तो बायट सावर्ट लॉ की क्या जरूरत है? पर बायट सावर्ट लॉ का एक बेनिफिट हमारे पास ये था कि हम अगर कंडक्टर की लेंथ स्पेसिफाइड हो तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ उसमें नहीं लगा पाएंगे, हमें बायट सावर्ट लॉ ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बायट सावर्ट लॉ, और बायट सावर्ट लॉ को यूज करके ही हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को डिराइव किया। तो बायट सावर्ट लॉ की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। और एम्पियर सर्किटल लॉ एक्चुअली क्या होगा कि अगर कंडक्टर की शेप ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, अगर कंडक्टर की शेप ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती तो हम बायट सावर्ट लॉ को यूज ना करके हम एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हैं, बिकॉज एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये बायट सावर्ट लॉ से ही डिराइव हुआ है। ओके, ये एक एप्लीकेशन हो गई। अब इसके बाद हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड।
सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सोलेनॉइड के कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके करेंगे। तो सोलेनॉइड होता क्या है? एक सॉफ्ट आयरन कोर पर या फिर किसी भी हॉलो कंडक्टर के ऊपर हमने, जरूरी नहीं है कंडक्टर हो, कोई भी हॉलो सरफेस के ऊपर आपने बहुत सारी वायर्स एक के बाद एक ऐसे लपेट रखी है। अगर ये हॉलो सरफेस के ऊपर हमने क्या करी, बहुत सारी वायर्स को लपेट दिया, और फॉर सपोज यहां पर करंट की डायरेक्शन जो है इन वायर्स में कुछ इस तरह से, ये करंट इन वायर्स में फ्लो हो रहा है। हमने क्या करा, बहुत सारी वायर्स पे, मतलब सॉरी, एक सरफेस पर बहुत सारी वायर्स को ऐसे गोल 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 लपेट दिया, जैसे चरखी के ऊपर हम धागा लपेटते हैं, सिर्फ वैसे ही उसी तरह से हमने क्या करा, एक हॉलो, जैसे सपोज ये एक प्लास्टिक का है मार्कर है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वायर्स को बहुत क्लोजली रैप कर दिया, तो ये भी सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती हैं और ये सोलेनॉइड किस तरह से बिहेव करता है, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सोलेनॉइड वैसे आपने डिटेल में 10th क्लास में भी पढ़ा है, बट यहां पर एक बार थोड़ा सा उन चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा वायर्स की, जो वायर की पोजीशंस है वो देखिए, ये वायर यहां से निकल रहा है, ये वाला जो वायर है यहां से निकल रहा है और इसके अंदर जा रहा है। तो यहां पर जो पॉइंट होगा, यहां पर जो वायर है वो एरो हेड से कंपेयर करते हैं, यहां से वायर निकल रहा है, तो यहां पर आपको एरो का क्या दिखेगा, एरो का आपको दिखेगा हेड। ये वायर यहां पर घुस रहा है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, एरो का टेल। फिर ये वायर ऐसे पीछे से घूम के आया इधर, और यहां से ये वायर वापस से ऐसे निकल रहा है, फिर ऐसे घूम के इसके अंदर जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एरो के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर हर जगह क्या आएगा, एरो का हेड आएगा। यहाँ पर आपको हर जगह क्या दिखेगा, एरो का हेड। एरो किस लिए यूज करते हैं, मतलब जो भी चीज आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो हेड और एरो टेल को यूज करते हैं। एरो हेड मतलब वो आपकी तरफ आ रही है, यहां से ये वायर्स बाहर निकल रही सोलेनॉइड के, और यहां पर ये वायर्स अंदर जा रही है, सोलेनॉइड के अंदर जा रही है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, क्रॉस बना दिया। सोलेनॉइड के अंदर नहीं जा रही है, एक्चुअली सोलेनॉइड के पीछे जा रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वायर्स हमसे दूर जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर वायर्स ऊपर आ रही है तो हमने डॉट बना दिया, यहाँ से वायर नीचे जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो हमें ये वायर ऐसे घूम के ये यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर, एक तरफ से वायर का ऊपर आना मतलब बाहर निकलना, और एक तरफ वायर ऐसे घूम के अंदर जाना, फिर ऊपर आना, फिर अंदर जाना, ऊपर आना, इस तरह से हमने वायर्स को यहाँ पे लपेटा हुआ है। तो यहाँ पर जो करंट है, करंट यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है, और ऊपर वाले एंड पर देखोगे तो करंट आपसे दूर जा रही है, मतलब आपसे दूर जा रही है, तो इसलिए हमने उसको एरो की टेल से रिप्रेजेंट किया है। ये एक जनरल सा पेपर को मैंने रोल करके सोलेनॉइड का 3D स्ट्रक्चर या 3D व्यू आपको दिखाने की कोशिश करिए। तो यहां पर देखिए, एक तरफ से वायर ऐसे, ये रहा, ये सोलेनॉइड पे करंट है, तो एक तरफ से ये जो वायर है ये ऐसे यहां से निकल रही है और ऐसे घूम के अंदर जा रही है, फिर यहां से वापस से निकल रही है और फिर ऐसे घूम के पीछे जा रही है। तो यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर क्या है, एरो का हेड, फिर ये जब ऐसे घूमकर यहां पर पीछे जा रही है, तो वहां पर क्या है, एरो का टेल। तो क्रॉस मतलब करंट यहां से नीचे जा रही है, और हेड का मतलब यहां से करंट ऊपर आ रही है, ऐसे और ऐसे घूमकर वापस से पीछे जा रही है। ठीक है, तो सोलेनॉइड का ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश करी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस एंड से आप देखेंगे, ये वाला जो एंड है, ये देखिए, यहां से आप देखेंगे तो करंट कौन सी डायरेक्शन में आपको नजर आ रही है, यहां से करंट नजर आ रही है आपको कौन सी डायरेक्शन में घूमती हुई। अगर आप वहां से देखोगे, ये मैं आपकी तरफ ऊपर कर देता हूं इसको, और ये देखो, ये यहां पर घूम रहा है, तो ये इस तरह से घूम रहा है। तो करंट कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में, करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में क्या बताया था, जहां पर लूप के जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, वहां पर क्या बनता है, नॉर्थ। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा कि करंट जो है, इसको देखो, ये जो करंट है ये ऐसे घूम रही है, तो इसको मैं ऐसे घुमाकर आपकी तरफ कर देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। करंट ऐसे घूम रही है, ये एरोज है, देखो ये एरोज यहां से ऐसे घूम रहे हैं, तो डायरेक्शन फिंगर मैंने उस डायरेक्शन में घुमा दिए। तो यहां पर जहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, लूप के उस एंड पर क्या बनता है, नॉर्थ, यानी सोलेनॉइड का ये वाला एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ। सिमिलरली दूसरे एंड पर देखिए, दूसरे एंड पर ये रहा एरो, मतलब ये रहा एरो, और ये ऐसे घूम रहा है, ये देखिए एरो, ये एरो कहां जा रहा है,
ये देखिए ये एरो ऐसे घूम रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, तो ऐसे करने से ये एरो कहाँ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या बनता है, साउथ पोल, यानी सोलेनॉइड का एक पोल नॉर्थ होगा और एक पोल साउथ होगा। अगर एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ में ट्रेवल करेगी। ये नॉर्थ से निकली और ऐसे घूमकर साउथ पोल में गई और अंदर अंदर कहाँ आएगा, अंदर साउथ से नॉर्थ ये ट्रेवल करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर बाहर नॉर्थ पोल से निकलेगी, फिर वापस से साउथ पोल में जाएगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके लिए बनेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी और साउथ पोल के अंदर एंटर करेगी। तो अगर इस सोलेनॉइड के लिए मैं पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं तो ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये वाला जो पोल है ये साउथ पोल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी और साउथ पोल के अंदर एंटर करेगी और अपना लूप जो है कंप्लीट करेगी और जहां से निकली थी उसी पॉइंट पर आके ये इसका साइकिल जो है ये कंप्लीट हो गया। नीचे देखिए नॉर्थ पोल से बाहर निकली और ऐसे घूमकर साउथ पोल में एंटर करी और इसने अपना डायरेक्शन जो है, अपना जो लूप है वो कंप्लीट किया। फिर और लाइंस जो हैं, ये जैसी ये लाइन है, ये भी निकलकर कहाँ जाना चाहती है, ये भी निकलकर कहाँ जाना चाहती है, साउथ पोल में जाना चाहती है। तो ये मैंने इस पर एरो बना दिया। ये लूप नॉर्थ से निकली, कहाँ गई, साउथ पे गई। ये भी नॉर्थ से निकली और अपना सर्कल पूरा करके साउथ पे एंटर करी और अंदर कहाँ गई, अंदर गई साउथ से नॉर्थ। ये एक और लूप देखिए, ये नॉर्थ से निकली है और साउथ की तरफ जाना चाहती है और यहाँ देखिए ये अपना सर्कल पूरा करके साउथ पोल की तरफ आ गई है और अंदर सोलेनॉइड के अंदर कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है साउथ से नॉर्थ। और बीच में जाते जाते इसका जो सर्कल है इतना बड़ा हो गया कि इसका जो आर्क है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लगने लगा। ये देखिए, तो सोलेनॉइड के अंदर देखिए, सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऑलमोस्ट कैसी है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। और सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत दूर दूर है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में 10th क्लास में हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जितनी ज्यादा क्लोजर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होगी यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहां पर कम होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगी। तो इस डायग्राम को देखकर आपको क्या समझ में आया, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। अंदर देखिए, अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है कि सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत वीक होती है और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये बाहर वीक क्यों और अंदर स्ट्रांग क्यों, ये कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो मैंने आपके लिए सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बनाया पेपर को यूज करके, यहां पर देखिए ये जो डायरेक्शन है, यहां पर देखिए ये जो सारे एरोज हैं, ये एरोज कहां की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये सारे एरोज सामने की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और ये एरोज सारे ऐसे घूमकर, ये देखिए ये सारे एरोज ऐसे घूमकर कहां जा रहे हैं, ये सारे एरोज ऐसे घूमकर नीचे। तो ये जो सर्कल ये बना रहा है तो नीचे ये एरो की डायरेक्शन कहां होगी, नीचे सारी इनकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मतलब किस डायरेक्शन में जाएंगे सारे एरोज, ये नीचे ऐसे घूमकर इधर निकलेंगे सारे एरोज इस तरह से। ऊपर कहां जा रहे हैं, ऊपर ये सारे एरोज की डायरेक्शन कहां है, ये इस तरफ है और नीचे सारे घूमकर ये कहां, इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहां पर अज्यूम करिए, ये वाला पॉइंट, ये 3D में पॉइंट है सोलेनॉइड के ऊपर। सोलेनॉइड के ऊपर इस पॉइंट पर जहां पर मेरी फिंगर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां पर राइट हैंड, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इस एलिमेंट की वजह से, इस छोटे एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर, जो कि इससे सपोज कुछ डिस्टेंस दूर है, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हवा में जो पॉइंट है जहां पर मेरी फिंगर है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, ये वाला पॉइंट सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर। तो यहां पर ये जो एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, इसकी वजह से हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एरो का डायरेक्शन देखिए, जहां पर एरो का डायरेक्शन है वहां पर अपने थंब को रख लीजिए और ये पॉइंट की तरफ अपने नाखूनों को, ये नाखून अपने लगाए, ये नाखून अपने जब लगाओगे नाखून, ये तो डायरेक्शन कहाँ आ रहा है इसका, मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है इस तरफ, ये हमने रखा मैग्नेटिक, ये देखिए ये। तो पी पॉइंट पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन सबकी एरो कहाँ जा रही है, सबकी एरो जा रही है कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। अब नीचे क्या हुआ, नीचे ये देखिए, नीचे करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, नीचे करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया ये। तो नीचे जब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, ये देखिए ये एरो नीचे है, ये करंट इस तरफ है और ये फिंगर्स कहाँ बता रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बता रही है। फिंगर्स अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट क्या कर रही है, फिंगर्स अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट की तरफ, और हमने ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से, ये एलिमेंट जो ऊपर था इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखा था, टुवर्ड्स राइट, इस तरफ जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ।
और नीचे वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, लेफ्ट की तरफ। तो इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से क्या हुआ, ये दो डायमेट्रिकली एलिमेंट्स है, इनकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ऐसे जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स है, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक हो गई। अब आपने बोला कि सर कैंसिल ही कर दी तो जीरो जानी चाहिए थी, वीक क्यों नहीं होती? तो एग्जैक्टली आइडियल सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर जीरो ही होती है। बट यहां पर देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है सपोज यहां से r डिस्टेंस पर है, और अगर सोलेनॉइड की रेडियस है स्मॉल ए, सोलेनॉइड की रेडियस है स्मॉल ए, और ये पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, तो नीचे वाले एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पर होगा, r। ये अगर a है इसका रेडियस, तो आर में हमें दो बार ए जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर हो जाएगा 2a, क्योंकि रेडियस कितना था, रेडियस a था, तो डायमीटर 2a। तो ये पॉइंट r डिस्टेंस पर है, ऊपर वाले एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, r प्लस 2a की डिस्टेंस पर हो जाएगा। हालांकि होता क्या है, जो r होता है वो a से वेरी वेरी लार्जर होता है, क्योंकि जो सोलेनॉइड की लेंथ होती है वो उसकी विड्थ से काफी ज्यादा होती है। सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है उसकी विड्थ से काफी ज्यादा होती है। सोलेनॉइड, यही सोलेनॉइड की खास बात होती है, दैट length of solenoid is greater than its width, और बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो हमने ये जो डिस्टेंस मैंने अभी आपको कैलकुलेशन में बताया कि सोलेनॉइड के ऊपर वाला अगर कोई पॉइंट सोलेनॉइड के एक एंड से r डिस्टेंस पर है, तो दूसरे एंड से कितना हो जाएगा, r प्लस 2a के डिस्टेंस पर हो जाएगा। तो जो ये जो 2a डिस्टेंस है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट फिर भी कोई प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल डिस्टेंस, मतलब सोलेनॉइड का डायमीटर कुछ ना कुछ तो होगा ही, स्मॉल, कितना भी छोटा आप कर लो, बट कुछ ना कुछ छोटा एक डायमीटर होगा। उसकी वजह से ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होते, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है। तो इसकी वजह से आपको एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के बाहर दिखती रहती है। अब ये जो चीज है, ये मैं आपको पेपर पे भी करके बता देता हूं। ये एक सोलेनॉइड हम डिजाइन करते हैं, फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो देखिए, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एरो की डायरेक्शन है, इस तरफ से आपको दिख रही है सोलेनॉइड के एक एंड पर। ये एरो जो है, ये इस रैप के अंदर, या फिर मान लीजिए इस कॉइल के अंदर, जो फर्स्ट कॉइल हमने बनाई है, वायर हमने लपेटा है, तो जो फर्स्ट वायर है इसमें करंट इस तरह से जा रही है। ये करंट ऐसे जाते जाते ये ऐसे घूमेगी और सोलेनॉइड के पीछे से यहाँ पे ऐसे बाहर आएगी, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ऐसे घूमेगी और फिर सोलेनॉइड के पीछे से ये ऐसे बाहर आएगी। ठीक है, ये इस तरह से बाहर गई, ठीक। अब यहां पर देखिए, ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पी पॉइंट है। इस एक लूप के लिए हम कंसिडर करते हैं, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। अब एक पॉइंट है जो कि पी पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर है, इस कॉपी के प्लेन से r डिस्टेंस ऊपर यहां पर। तो इस पी पॉइंट पर ये वाला पॉइंट, हम जो हवा में पॉइंट है इसको r मान लेते हैं। कॉपी से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, ये r, सपोज a डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि r हमने पॉइंट अज्यूम किया। तो p पॉइंट से ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये p पॉइंट मान लो, और इससे a डिस्टेंस के ऊपर, ये देखिए, ये पेंसिल की लेंथ अगर a है तो यहाँ पर पॉइंट है, हवा के अंदर ये पॉइंट है स्पेस में। ये मतलब अगर ये कॉपी एक्स वाई प्लेन पर है तो जो पॉइंट है वो z एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर है वो पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, इसकी वजह से z मतलब जो पॉइंट हमने अज्यूम किया था, कौन सा पॉइंट अज्यूम किया था, r पॉइंट पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स जा रही है, ये टूवर्ड्स राइट जा रही है। तो यहां पर इस वाले, ये जो कॉइल का ये वाला एलिमेंट है, ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आ गई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट आ गई। अब इसका जो पीछे वाला हिस्सा है जिसमें करंट नीचे जा रही होगी, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आ गई, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कहां पर आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। बट क्योंकि इस सोलेनॉइड का कुछ डायमीटर होगा, और अगर डायमीटर होगा तो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो एलिमेंट पास में होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, और जो एलिमेंट
दूर होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीकर बनेगी। हालांकि दोनों में 19-20 का डिफरेंस है, तो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है। तो इसीलिए सोलेनॉइड के बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या अज्यूम करते हैं, वेरी लेस और इक्विवेलेंट टू जीरो। अगर सोलेनॉइड आइडियल होगा, आइडियल सोलेनॉइड के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड उसके बाहर क्या अज्यूम करते हैं, जीरो ही अज्यूम करते हैं। अब हम एम्पियर्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं सोलेनॉइड की वजह से। तो सोलेनॉइड को हमने क्या करा, सोलेनॉइड को हमने बीच में से काट लिया। बीच में से कैसे काट लिया, काट लिया डायमेट्रिकली काट लिया। ये जैसे ये सोलेनॉइड है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को ऐसे बीच में से ऐसे इसको बीचों बीच यहां से स्केल लगाकर हमने इसको काट दिया, ये इस तरह से। और इस तरह से काटने के बाद आपको जो व्यू दिखाया है, ये इस तरह का व्यू हमने इसको नीचे रखकर दिखाया है। तो यहां पर एक तरफ नॉर्थ पोल डेवलप होगी, एक तरफ साउथ पोल डेवलप होगी, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, साउथ से नॉर्थ। ऐसी ये स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई है इसमें, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है एम्पियर्स लॉ को यूज करके, तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक एम्पेरियन लूप। तो हमने यहाँ पर जो एम्पेरियन लूप लिया है वो रेक्टेंगुलर लिया है, क्योंकि इसमें कोई भी शेप फिट नहीं बैठ रही थी। तो हमने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। अब इसके चारों साइड्स की वजह से हम अलग अलग बार एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे, एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे और चारों का जो सम होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो इस लूप का नाम हम रखते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी हमने लूप का नाम रखा। ए से बी गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो अपना पाथ है, लूप का जो पाथ है, वो इस तरह से अज्यूम करना है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कन्वीनियंट हो जाए। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए बी सी डी, ए से बी से सी करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, यहां से सी से डी, यहां पर कोई भी करंट नहीं है, और ये हो गया डी से वापस से ए। तो हमारा जो लूप है इस तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। क्या लगाते हैं एम्पियर्स लॉ में, बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, टोटल करंट एंक्लोज इन द लूप। टोटल करंट लूप के अंदर जितनी भी एंक्लोज होगी उसका हम समेशन हमें लेना है। तो एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लूप है, ए से आप बी तक गए, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, दोनों ही कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। पहले आप कहां से कहां गए, ए से बी तक गए, फिर आप कहां गए, फिर आप बी से सी तक गए। दोनों ही यहां पर बी डॉट डी एल है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करेगी हमारे केस में, बी डॉट डी एल। और आप गए सी से डी तक, सी से डी तक, सॉरी बी से सी तक, बी से सी तक, फिर प्लस, फिर कहां गए आप, सी से डी तक गए, बी डॉट डी एल। फिर आप कहां से कहां गए, फिर आप डी से ए तक गए, डी से ए तक आप गए, ठीक है। बी डॉट डी एल आपने कर दिया, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, आई टोटल, ठीक है। तो अब हम cos थीटा की बात कर लेते हैं। ए से बी तक, बी से कहां गए आप ए से बी तक गए। अगर आप ए से बी तक गए तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि डायरेक्टेड है राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड है, और आप ए से बी तक गए, तो लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का है। तो cos 90 हो जाएगा यहां पर। और यहां से जब आप बी से सी तक गए, बी से सी तक गए, तो लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल है, तो cos 0 हो जाएगा यहां पर। फिर सी से डी तक गए, वापस से लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos 90। फिर डी से ए तक वापस आप गए, तो यहां पर जो है एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 क्या हो जाता है, cos 90 0 हो जाता है, cos 90 0। और यहां पर ये जो D से A तक गए, सिंस सेगमेंट
डी ए, जो डी से ए तक आप जा रहे हो, जिस सेगमेंट में डी से ए तक जा रहे हो, तो सेगमेंट डी ए लाइज आउटसाइड द सोलेनॉइड, therefore magnetic field in that segment is जीरो। क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया है आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, और नॉर्मल जो सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर जो आप कंसिडर करोगे वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू जीरो होगी या बहुत वीक होगी। तो आइडियल केस में हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि ये जीरो है। तो एक, दो, तीन, तीन की वजह से हो गया जीरो, ये दोनों जीरो इसलिए हो गया क्योंकि cos 90 है, और ये जीरो इसलिए हो गया क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अब बचा सिर्फ एक सेगमेंट, ये वाला बी से सी तक। तो बी से सी तक की लेंथ जो हमने अज्यूम करी, ये जो रेक्टेंगुलर लूप हमने अज्यूम किया, इसकी लेंथ हम डिसाइड कर लेते हैं। ये जो लेंथ है इसका लेंथ ए एल अज्यूम कर लेते हैं, इसका जो ब्रेड्थ है वो बी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेड्थ इज स्मॉल बी। तो ये जो सी डी बी से सी तक वाले सेगमेंट में हम जब लगा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी बाहर हम एज इट इज लिख देंगे, और इसका जो लेंथ है बी से सी तक का लेंथ कितना है, स्मॉल एल। ठीक है, ये स्मॉल एल लेंथ हमने अज्यूम किया, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एंक्लोज्ड। टोटल करंट एंक्लोज। अब टोटल करंट की बात आती है। फॉर सपोज ये हमारा सोलेनॉइड है, ये देखिए ये हमारा सोलेनॉइड है, और हमने जो लेंथ अज्यूम करी है वो इतनी, ये अज्यूम कर ली, ये जो लेंथ है ये हमने, ये जो लूप है ये हमने इस तरह का लूप हमने बनाया है। तो हमें इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो करंट पास हो रही है, टोटल करंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंडक्टर्स इसके अंदर से, इस लूप के अंदर से निकल रहे हैं, 7 कंडक्टर्स। तो एक में से जितनी करंट की वैल्यू होगी 7 में से कितनी हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। 7 में से n टाइम्स मतलब 7 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां पर करंट मान लीजिए इस n हिस्से में सॉरी ये जो L लेंथ है, L लेंथ में सपोज n टर्न्स है, स्मॉल n टर्न्स है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, n टाइम्स I हो जाएगी। इसको देखते हैं, मैं समझाता हूं आपको। फॉर सपोज लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो 2 में कितने हो जाएंगे, एक यूनिट लेंथ में यानी 1 मीटर में, मान लीजिए 1 मीटर में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 2 मीटर में हो जाएंगे 2 इंटू n, 3 मीटर में 3 इंटू n, तो l में कितने हो जाएंगे, n इंटू l। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n इंटू l। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन l लेंथ इज इक्वल्स टू n इंटू l। n इंटू l टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। अब एक लेंथ में से, या सॉरी जो एक टर्न है, एक टर्न में से कितनी करंट पास हो रही है, एक टर्न में से I करंट पास हो रही है, तो टोटल n इंटू l में से कितने करंट पास हो जाएगी, n इंटू l इंटू I। करंट इन 1 टर्न, सोलेनॉइड में से जो करंट फ्लो हो रही है, लेट इट बी I, स्मॉल I करंट जो है हर टर्न से, ये देखिए ये करंट जो सोलेनॉइड में से फ्लो हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है। एक टर्न में से अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे 1 2 3 4, ये जो लूप हमने अज्यूम किया यहां पर देखिए, ये मैं लूप आपके लिए बना देता हूं। यूनिट लेंथ में इस यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ है स्मॉल l। एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स थे, तो l लेंथ में कितनी हो जाएंगी, n इंटू l टर्न्स हो जाएगी। और एक टर्न में I करंट जा रही है तो n इंटू l में कितनी करंट हो जाएगी, n इंटू l इंटू I। तो नंबर करंट इन 1 टर्न इज इक्वल्स टू, एक टर्न में करंट थी I, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट इज NLI। ये टोटल करंट आ गई।
अब हम बायट सावर्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन देखिए, B इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टोटल। आई टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एल आई। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में और कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए, B इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टोटल, तो B इंटू एल और आई टोटल की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, म्यू नॉट एन एल आई। तो यहां से L तो कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बची, मैग्नेटिक फील्ड की बची म्यू नॉट एन आई। तो यहां पर एक बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट हमारे सामने आया कि सोलेनॉइड की लेंथ कितनी बड़ी हो, सोलेनॉइड की लेंथ जो है कितनी बड़ी हो, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के इंडिपेंडेंट है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट एन आई। किस किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि एक यूनिट लेंथ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड कर रहा है, टोटल लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और अगर आपको बोल दिया जाए कि मान लो कि यह सोलेनॉइड में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड इज कैपिटल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, हमने एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स माने हैं, टोटल यूनिट लेंथ में हमने मानी है स्मॉल एन टर्न्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन है तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एन की वैल्यू हो जाएगी एन इंटू एल, क्योंकि एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर सोलेनॉइड की लेंथ जो है कैपिटल सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो एल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी, एन इंटू एल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगी। तो एन की वैल्यू कितनी आई, एन इज एन अपॉन एल, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में से अपन यूनिट लेंथ को डिवाइड कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल एन बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एन की टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, कैपिटल एन की टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन upon L into I. So this is the magnetic field due to current carrying solenoid, and the interesting fact is that when you observe this result, the interesting fact is that it does not depend upon the length of the solenoid, it only depends on the number of turns per unit length. ठीक है, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स वेयर एन अपॉन एल इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एम्पेयर सर्किट लॉ का एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगा। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड।